मंत्री केटीआर ने स्पष्ट किया, बीसी बंधु योजना कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। राज्यना सिरसिला जिले में बीसी बंधु योजना के तहत 600 लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। केटीआर ने कहा, बीसी बंधु के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता को दोबारा चुकाने की जरूरत नहीं है। केटीआर ने कहा, केसीआर के नेतृत्व में बनी राज्य सरकार गरीबों की सरकार है। ऐसी सरकार की रक्षा करना जनता की जिम्मेदारी है। वेमुलवाड़ा नगर पालिका के भीतर योग्य लोगों को 800 पट्टे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कहा, जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3000 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उपसभापति पद्माराव गौड़ ने सचिवालय में मंत्रियों के समूह के साथ राशन डीलर्स फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में हिस्सा लिया। बाद में जेएससी के राज्य सह संयोजक गड्डम मल्लिकार्जुन गौड़ और उनके नेतृत्व में सीताफल मंडी में डिप्टी स्पीकर के कैंप कार्यालय में पद्माराव गौड़ का अभिनंदन किया गया। लंबे समय से आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान होने पर राशन डीलरों ने खुशी जताई। संघीय नेताओं ने कहा, राशन डीलरों को मिलने वाला कमीशन 70 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये प्रति क्विंटल करने का सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। इसी तरह डीलरों को स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान, आरोग्यश्री कार्ड जारी करने की मंजूरी, अंत्येष्टि व्यय का भुगतान जैसी विभिन्न मांगों पर सरकार ने सकारात्मक प्रक्रिया दी है। उन्होंने घोषणा की, सरकार ने राशन डीलरों के साथ खड़े होने की इच्छा व्यक्त की है और वे आने वाले दिनों में भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने उपसभापति पद्माराव गौड़ के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने चर्चा को सार्थक बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। विधायक केपी विवेकानंदन पदयात्रा के 96वें दिन सूराराम मंडल के अंतर्गत संजय गांधी नगर और न्यू शाहपुर नगर में दौरा किया। उन्होंने पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का निरीक्षण किया और शेष कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा, कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर जनता की नज़र है और उन्हें दूर करने के उद्देश्य से विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कॉलोनियों के लोगों ने मंजीरा जल आपूर्ति, सीसी रोड और भूमिगत जल निकासी जैसे बुनियादी ढांचे के काम पूरे होने पर खुशी व्यक्त की और विधायक का मंगल आरती के साथ स्वागत किया और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बाद में न्यू शाहपुर नगर में उन्होंने 75 लाख रुपयों की लागत से नई सीसी रोड के निर्माण का शिलान्यास किया। बीजेपी की तेलंगाना चुनाव में प्रबंधित समिति के अध्यक्ष ईटेला राजेंद्र ने सीएम केसीआर की विधायिका में विश्वास खोने की आलोचना की है। उन्होंने कहा, विधानसभा की बजट बैठकें 11 दिन, मानसून बैठकें 3 दिन होती थी। वे बीआरएस द्वारा राज्य में साल में 60 दिन बैठकें आयोजित किए जाने से नाराज है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है, केसीआर भ्रष्ट पैसे से बीआरएस पार्टी को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। उन्होंने यह जानने की मांग की, टीआरएस पार्टी से तेलंगाना का नाम क्यों हटाया गया। वह इस बात से नाराज थे। वह एमआईएम पार्टी के साथ एकजुटता में है, जिसने तेलंगाना आंदोलन का विरोध किया था। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया, तेलंगाना विधानसभा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा, 4 दिनों के विधान सत्र के बाद सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर ने भी राज्य के सार्वजनिक मुद्दों पर बात नहीं की। भारी बारिश, बाढ़, किसानों की समस्या और टीएसपीएस पेपर के लीक होने पर चर्चा नहीं की गई। उनकी छोटी सभा में चर्चा हुई थी और वह इस बात से नाराज है। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया और उसकी आलोचना की गई। मल्लू रवि ने कहा, इस महीने के 13 तारीख को गांधी भवन में आदिवासियों की बैठक होगी। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों के अधिकार को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मल्लू रवि ने याद दिलाया, समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी ने ही आदिवासियों को अधिकार दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस नेताओं का प्रदेश में समूह में रहने का फैसला है। कहा गया, एआईसीसी ने आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस नेताओं को समूह में रहने का आह्वान किया गया है। हैदराबाद मेट्रो हैदराबाद के महान शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह एलबी नगर से मियाँपुर तक और नागौर से रायदुर्गम तक फैला हुआ है। बीच में एमसी बस स्टैंड से जुबली बस स्टैंड तक मेट्रो चलती रहती है, लेकिन यातायात समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में महा मेट्रो प्रस्ताव सामने लाया गया। समय समय पर नए सपने पेश करने में सीएम केसीआर से बेहतर तेलंगाना में कोई दूसरा नेता नहीं है। जब राज्य विधानसभा चुनाव करीब आ रहे थे तो केसीआर को अचानक महानगर में व्यापक यातायात समस्या की याद आ गई। 9.5 साल तक सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने मेट्रो के लंबित 5 किलोमीटर का काम पूरा नहीं किया। केसीआर वादा कर रहे हैं वे मेट्रो का निर्माण कराएंगे।
इतनी बड़ी रकम कैसे? केसीआर संदेह से पहले ही जवाब दे रहे हैं। केसीआर ने कहा, केंद्र में गठबंधन सरकार आएगी। यदि यह संभव नहीं है तो इस संदेह का उत्तर देते हुए केसीआर कहते हैं वह इसे समय बनाएंगे, जैसे उन्होंने कैबिनेट बैठक में यह स्पष्ट कर दिया हो। वैसे भी प्रस्ताव पर नज़र डालें तो यह समझ में आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद महानगर में मेट्रो के साथ सार्वजनिक परिवहन की ज़रूरत को पहचाना है। मौजूदा मेट्रो लाइनों के अलावा हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा 8 नई लाइनों के साथ भारी रिंग रोड पर मेट्रो बनाने का एक नया सपना भी सामने आया है। कैबिनेट बैठक में इसे कम करने के लिए फैसला लिया गया। मेट्रो का विस्तार फार्मा सिटी से शमशाबाद हवाई अड्डे से जलपली से तुक्कुगुड़ा से कंदुकुरु तक किया जाएगा। हैदराबाद में भारी बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है। बिगड़ती यातायात समस्या की पृष्ठभूमि में उस समस्या का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में महा मेट्रो प्रस्ताव सामने लाया गया है। ऐसा कहा जाता है महा मेट्रो को लाखों लोगों के आगमन का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे शहर कितना भी बड़ा हो जाए। मौजूदा 70 किलोमीटर मेट्रो के अलावा रायदुर्गम से शमशाबाद हवाई अड्डे तक 31 किलोमीटर मेट्रो लाइन के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। तृतीय चरण को ब में विभाजित किया गया है। कैबिनेट बैठक में 39,190 करोड़ रुपए की लागत से ए में 8 लाइनों में कुल 142 किलोमीटर, तीसरे चरण में बी में 4 लाइनों में कुल 136 किलोमीटर 20,810 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। जहां तक तीसरे चरण ए और बी की योजना का सवाल है, ये निम्नलिखित है। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवेल की जमीन बेचने का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया है। इस अवसर पर पुलिस ने रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष बोक्का नरसिम्हा रेड्डी और भाजपा राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे मासा हिल्स में बुधवेल भूमि का निरीक्षण करने जा रहे थे। बीजेपी की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने कहा, तेलंगाना जो एक समृद्ध राज्य था को कर्जदार राज्य में बदल दिया गया। उन्होंने केसीआर की आलोचना करते हुए कहा, उन्हें पूरे तेलंगाना राज्य को तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक वे सत्ता की अपनी प्यास के लिए इसे लूट सकोट नहीं करते। उनके साथ राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस कार्यक्रम में राजेंद्र नगर विधानसभा संयोजक मल्लेश अंजन गौड़, जिला महासचिव श्रीधर, जिला उपाध्यक्ष नंदकिशोर, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। काचीगुड़ा स्लॉटर हाउस कमेला एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी को एक याचिका सौंपी। काचीगुड़ा कमेला में ठेकेदार के अवैध वसूली के साथ व्यापारियों का उत्पीड़न भी रोकना चाहते हैं। तारनाका में डिप्टी मेयर के कैंप कार्यालय में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ठेकेदार सैयद बशीर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिप्टी मेयर मोते श्रीलता से मुलाकात की। उन्होंने कहा वे कई वर्षों से काचीगुड़ा मेकाला मंडी में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की वे अवैध रूप से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराने की भी शिकायत की। उन्होंने उप महापौर से कहा वे उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाए और उन्हें उससे मुक्ति दिलाए। यादव अधिकार संघर्ष समिति ने मांग की है 20% आबाद वाले यादवों के लिए एक अलग निगम बनाया जाए। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेकेला रामुलु के नेतृत्व में इंदिरा पार्क के पास सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामुलु यादव चाहते हैं सभी पार्टियां आगामी विधानसभा और संसद चुनाव में जनसंख्या के आधार पर यादवों को टिकट दे और उन्हें एमएलसी बनाने का मौका दे। सभी यादवों ने पार्टी की परवाह किए बिना अपने समुदाय के उम्मीदवार को जिताने को कहा। उन्होंने यह भी कहा मनोनीत पद यादवों को आवंटित किए जाए। वे हर बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करना चाहते हैं। एसएनटी आरक्षण बहाल किया जाए। राज्य में दूसरी निःशुल्क भेड़ का वितरण शीघ्र किया जाना चाहिए। तेलंगाना विश्वकर्मा संगम के प्रदेश सचिव दुब्बक्का किशन ने कहा सोने की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन सुनारों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कॉरपोरेट संगठनों और अन्य राज्यों के स्वर्णकारों के प्रवेश के कारण हैदराबाद के स्वर्णकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुब्बक्का किशन ने कहा
सुनारों को समर्थन देने के लिए उन्हें अपनी दुकानें खोलने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए। उन्होंने 5 से 10 लाख तक बैंक लोन की सुविधा मांगी। कम ब्याज पर रियायती ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संयुक्त नलगोंडा जिला कभी कांग्रेस का गढ़ था। तेलंगाना राज्य कांग्रेस के सभी दिग्गज नलगोंडा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। क्या बीआरएस कांग्रेस पर लगाम लगाने की योजना बना रही है, जिसने कर्नाटक चुनाव नतीजों से आक्रामकता बढ़ा दी है? बीआरएस ने चुनाव की पृष्ठभूमि में संयुक्त नलगोंडा जिले पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसके तहत विभिन्न दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सत्तारूढ़ बीआरएस मंत्री जगदीश रेड्डी और पार्टी विधायक विभिन्न दलों के महत्वपूर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। मंत्री जगदीश रेड्डी ने लगातार चुनाव में जया केतन को खड़ा करके नलगोंडा जिले के पूर्व कांग्रेस के गढ़ को गुलाबी पहाड़ी में बदल दिया है। वर्तमान में संयुक्त जिले की 12 विधानसभा सीटें बीआरएस के खाते में हैं। जहां तक संभव हो सका है, विभिन्न दलों के जाने माने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले ही पार्टी में शामिल कर लिया गया। बाकी नेता अपनी पार्टी के लिए फायदेमंद हैं। इस संदर्भ में कर्नाटक चुनाव, भट्टी विक्रमार्क पदयात्रा और पोंगुलेटी खम्मम सभा के साथ संयुक्त नलगोंडा जिले के नतीजों ने कांग्रेस की आक्रामकता बढ़ा दी है। संयुक्त जिले से 2 सांसद कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी हर बार चुनौती दे रहे हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस 12 की 12 सीटें जीतेगी। ऐसा लगता है कांग्रेस की आक्रामकता को रोकने की रणनीति के तहत यादाद्री जिला डीसीसी अध्यक्ष कुंभम अनिल कुमार रेड्डी को बीआरएस में शामिल किया गया है। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अनिल कुमार रेड्डी अपनी हार के बावजूद पार्टी के साथ डटे हुए हैं। इसके बाद से मंत्री जगदीश रेड्डी समेत कुछ विधायक अनिल कुमार रेड्डी को पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में ताज कुंभम अनिल रेड्डी के सांसद कोमिटी रेड्डी ने वेंकट रेड्डी की आलोचना की और सीएम केसीआर की उपस्थिति में खुद को गुलाबी पार्टी अंगवस्त्र से ओढ़ लिया। राज्य कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दिग्गज संयुक्त नलगोंडा जिले से हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की आक्रामकता को रोकने के हिस्से के रूप में बीआरएस ने दक्षिण तेलंगाना, विशेष रूप से संयुक्त नलगोंडा जिले में अपना विशेष ध्यान बढ़ाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जाना रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, रामा रेड्डी दामोदर रेड्डी जैसे नेताओं को हराया था और कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। बीआरएस अगले चुनाव में 12 विधानसभा सीटों पर दावा करने के लिए अभी से कदम बढ़ा रहा है। खबर है, बीआरएस के नेता केसीआर का लक्ष्य अगले चुनाव में संयुक्त नलगोंडा जिले में कांग्रेस पार्टी को गायब करना है। बताया जा रहा है इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को भी रोज दल में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस को उम्मीद है कि संयुक्त नलगोंडा जिले में पार्टी को कमजोर करके दक्षिण तेलंगाना में कांग्रेस के प्रभाव को रोका जा सकेगा, जहां चुनाव के समय तक कांग्रेस के शीर्ष नेता रहते हैं। इसके एक हिस्से के रूप में कुंभम अनिल कुमार रेड्डी के साथ भुवनगिरी निर्वाचन क्षेत्र के एमपीपी और सरपंचों को गुलाबी पार्टी अंगवस्त्र से ओढ़ दिया गया है। बीआरएस संयुक्त नलगोंडा जिले के कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के लिए भी प्रचार कर रहा है। सोशल मीडिया पर पहले ही कई बार यह खबर वायरल हो चुकी है। नलगोंडा जिले के कांग्रेस के मशहूर नेता खुद को गुलाबी पार्टी अंगवस्त्र से ओढ़ेंगे। चुनाव का समय नज़दीक आने के साथ ही बीआरएस अधिसूचना के समय तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कदम उठा रहा है। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेगमपेट के तत्वाधान में सिकंदराबाद के बाइसन ट्रेनिंग ग्राउंड में एनसीसी कैंप के छात्रों और कर्मचारियों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 600 छात्र और कर्मचारियों ने सत्र में भाग लिया। एसपी जी शंकर राजू ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, बिना हेलमेट के सड़क वाहन चलाने और मोबाइल का इस्तेमाल करने के दुष्परिणाम बताए। इस कार्यक्रम में सभी एसपी छात्रों को सड़क सुरक्षा सावधानियों और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। हैदराबाद आईएएस सदन पुलिस स्टेशन के डीसीपी श्रीनिवास और एसपी इंस्पेक्टर के साथ सदन क्षेत्र का निरीक्षण किया।
यातायात नियमों का उल्लंघन कर पार्क किए गए वाहनों के मालिक से नाराज हो गए। व्यवसायियों को बुलाकर यातायात समस्या से अवगत कराया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर दोबारा इस तरह से पार्क किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसानी से पैसा कमाने के लिए गिरोह नशा करने वालों की कमजोरियों का फायदा उठाकर पैसा कमा रहे हैं। इस अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह के सदस्यों को मेडचर पुलिस ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया। पुलिस ने कहा, उड़ीसा से शहर में अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। पुलिस ने कहा, उन्हें ऑक्सीजन पार्क में हिरासत में लिया गया। नशा करने वाले युवाओं और छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके पास से 130 ग्राम एनडीपीएस ड्रग्स, केटामाइन, 10 किलो सूखा गांजा और 8 सेलफोन जब्त किए गए। हाल ही में हम अवैध तरीके से सोना पकड़ जाने की घटनाएं ज्यादा देख रहे हैं। एक बार फिर कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त किया। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने दुबई से अवैध रूप से लाया जा रहा सोना जब्त कर लिया। हवाई अड्डे पर 2 यात्रियों को अवैध रूप से दुबई से हैदराबाद सोना लाते हुए पकड़ा गया। एक यात्री के पास 810 ग्राम सोना जब्त किया गया। एक अन्य यात्री के पास से 717 ग्राम सोना जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को भी कस्टम अधिकारियों ने कपड़ों में सोना लाते वक्त पकड़ लिया। इस सोने की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 93.26 लाख रुपए होने का अनुमान लगाया गया। मानो बारिश ने लोगों पर गुस्से का कहर उतार दिया हो, जिस कारण बारिश से कहर से बहुत लोगों को तकलीफें झेलना पड़ रही है। इसी बीच लोगों को उनके फसलों की भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार बारिश और सड़कों पर जल जमा होने से क्षेत्र की 33,429 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। जिले की महत्वपूर्ण वर्षों के कारण कृषि विभाग ने गणना की है कि 25 मंडलों में लगभग 33,429 एकड़ फसल नष्ट हो गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है, अब तक 24,035 किसानों की पहचान की गई है, जिन्हें बारिश और बाढ़ के परिणाम स्वरूप फसल का नुकसान हुआ है। हैदराबाद के दोनों जलाशयों में भारी मात्रा में बाढ़ का पानी आ गया। उस्मान नगर में इनफ्लो 1600 क्यूस के करीब पहुंचा है। उस्मान सागर का मौजूदा जल स्तर 1787.95 फीट तक पहुंच गया है। उस्मान सागर का पूरा जल स्तर 1790 फीट है। इसके चलते अधिकारियों ने उस्मान सागर के 4 गेट उठाकर 882 क्यूस के पानी को मूसी नदी में छोड़ रहे थे। इसी क्रम में हिमायत सागर में 3000 क्यूस के का इनफ्लो आ रहा है। हिमायत सागर का मौजूदा जल स्तर 1762.20 फीट तक पहुंच गया है। हिमायत सागर का पूरा जल स्तर 1763.50 फीट है। यह देख अधिकारी हिमायत सागर के गेट उठाकर 2750 क्यूस के पानी छोड़ रहे हैं, जिससे आसपास के नीचे भागों में और खेतों में तरफ पानी जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार जिलों में 3 लाख एकड़ में धान बोया गया था और उनमें से 21,697 एकड़ बारिश से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उनके अनुसार बालकोंडा, आरमूर और निज़ामाबाद के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में धान किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण 5,279 एकड़ में लगी सोयाबीन की अधिकांश फसल बोधन, रंजल, एडपल्ली और कोटगिरी मंडलों में थी। जिले में 1,447 एकड़ हल्दी और 5,006 एकड़ मक्के की भी क्षति हुई है। अधिकारियों ने कहा, आरमूर और बालकोंडा मंडल के बड़े पैमाने पर हल्दी किसान विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। तेज़ हवाओं और भारी बारिश के कारण कामारेड्डी जिले में 300 से अधिक घर नष्ट हो गए। क्षेत्र के आसपास के कई मंडलों में पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। राजस्व अधिकारियों के अनुसार माचारेड्डी मंडल के थांडोला में आदिवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तांडा की ओर जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से जिले की सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिले की लगभग सभी ग्रामीण सड़कों में दरारें और गड्ढे हो गए। जिले के पंचायत राज सड़कें कुल 30 किलोमीटर से अधिक है। ताड़वई मंडल में ब्राह्मणपल्ली देवरापल्ली सड़क पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अधिकारियों के अनुसार गांधारी, नागिरेड्डीपेट, लिंगमपेट और रामारेड्डी मंडलों में पीआर सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए। भारी बारिश से जिले के 19 मंडलों में लगभग 21,500 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। जिला कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार धान, सोया, हल्दी की फसलें पानी में डूब गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। जिले की औसत वर्षा 124.7 मिलीमीटर रही, जिसमें नवीपेट मंडल में सबसे अधिक 245.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद सिरीकोंडा में 196 मिमी
और अल्लूर में 178 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिले में अब तक 32 मंडलों में अधिक बारिश हुई है। मंजीरा नदी के उफान पर होने के कारण सालुरु और महाराष्ट्र के बीच वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने कहा, वेलपुर मंडल के पड़गल गांव में भारी बारिश के कारण नवाब तालाब और अन्य तालाब ओवरफ्लो हो गए, जिससे गांव की ओर जाने वाली सड़कें और पुलों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले के बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और श्रीराम सागर परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, सिंचाई अधिकारियों ने परियोजना के 30 गेट हटा दिए हैं और गोदावरी में लगभग 1.80 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। मंत्री ने दूधगाम, सावेल, कोड़ीचेरला, चक्रियाल, बट्टापुर, तड़पाकल, दोनचंदा और गुम्मरियाल के जलग्रहण क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि श्रीराम सागर परियोजना को ऊपरी क्षेत्रों से भारी प्रभाव मिल रहा था। जिला कलेक्टर ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समायोजित करने के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 76 परिवारों के 273 लोगों को वेलपुर, कम्मरपल्ली, रेंजल, बागेपल्ली, मेंडोरा, दूधगाम और नवीपेट क्षेत्रों में 7 केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार की घटना हाल ही में मई 2023 में जिला कलेक्टरों द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गए प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लगभग 5 लाख एकड़ से अधिक फसल को नुकसान हुआ है। अविभाजित वरंगल, नलगोंडा, मेदक और करीमनगर जिले बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। बारिश के कारण मंडी प्रांगणों में तिरपाल कवर की कमी के कारण सरकारी खरीदी केंद्रों में पड़े धान के स्टॉक को भी नुकसान हुआ। इसी बीच अविभाजित खम्मम, करीमनगर और वरंगल जिलों के किसानों ने मार्च में आश्चर्यजनक भारी बारिश के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा घोषित 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा नहीं मिलने पर गुस्सा व्यक्त किया। कलेक्टरों ने कहा, जगतिया जिले में 60,000 एकड़, करीमनगर जिले में 55,000 एकड़, सिरसिला जिले में 7,000 एकड़ और पेद्दापल्ली जिले में 25,000 एकड़ जमीन क्षतिग्रस्त हो गई। अविभाजित वरंगल जिले में 1.53 लाख एकड़ और अविभाजित मेदक जिले में 1.10 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। अविभाजित नलगोंडा जिले में यह 55,000 एकड़ थी। मार्च में सीएम ने फसल क्षति का सामना करने वाले बटाईदार किसानों सहित किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद कि खम्मम, वरंगल और करीमनगर जिलों में 2.28 लाख एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने 228 करोड़ रुपए मुआवजा की घोषणा की। इसके बाद अधिकारियों ने 77,000 एकड़ जमीन को बहाल कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने 1,30,998 किसानों की 1.51 लाख एकड़ फसल के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को घटाकर 151 करोड़ रुपए कर दिए। अधिकांश किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। किसान इस बात से भी नाराज़ है। सरकार केवल उन्हीं किसानों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है जिनके खेतों में उससे अधिक फसल का नुकसान हुआ है। वरंगल, हनुमाकोंडा, GWMC सीमा में बाढ़ से 414 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव के अनुसार वरंगल, हनुमाकोंडा और ग्रेटर वरंगल नगर निगम क्षेत्रों में बाढ़ से 414 करोड़ रुपए की क्षति का शुरुआती अनुमान आश्चर्यजनक है। GWMC सीमा में 179 करोड़ रुपए, वरंगल जिले में 89 करोड़ रुपए और हनुमाकोंडा जिले में 146 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा, 36 राहत स्थलों के माध्यम से 4,668 व्यक्तियों को बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सहायता मिली है। इनमें से 7 सुविधाएं वरंगल जिले में स्थापित की गई, 4 हनुमाकोंडा जिले में और 25 GWMC सीमाओं के अंदर स्थिति है। हनुमाकोंडा में मंत्री ने GWMC, वरंगल और हनुमाकोंडा सीमा के प्रतिनिधियों के साथ स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में अहम जानकारी देते हुए कहा कि कुल 38 बचाव दल 2,550 लोगों को बचाने में सफल रहे। इसके अतिरिक्त बाढ़ के पानी से 480 घरों को आंशिक क्षति हुई है, जबकि 207 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का और वादा किया कि सरकार उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए जल्द ही मुआवजा प्रदान करेगी। मंत्री दयाकर राव ने विपक्षी दलों से लगातार कठिनाइयों के बावजूद बाढ़ संकट का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करने को कहा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 18 जुलाई से 27 जुलाई के बीच GWMC सीमाओं के अंदर
14 सेंटीमीटर मापी गई। काफ़ी वर्षा हुई। इस भारी बारिश के परिणाम स्वरूप कुल 154 स्थानों पर बाढ़ आ गई, जिससे 18 जिले जलमग्न